मेरे तो फैमिली बीजेपी सपोर्टर्स हैं। हमारे पास बैठ करके रोते थे, फूट फूट करके रोते थे। हमने गलती की, भाजपा सरकार को चुना, एनटीए को स्थापित किया गया ताकि पेपर लीक्स को सिस्टमेटाइज कर दिया जा सके, ट्रांसफर कर देना, सेक्रेटरीज बदल देना, इससे कोई पेपर लीक नहीं होगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ देखो मतलब देश के लगभग हर एक राज्य में यही स्थिति। क्वेश्चन पेपर कोई और एजेंसी सेट करती है, ट्रांसलेट कहीं और होता है, पेपर कोई और प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट कोई और प्रोवाइड करता है। देश का एक बहुत बड़े तबके में युवा जो है वो मीडिया और खासतौर पर टीवी मीडिया से बहुत ज्यादा नाराज दिखा है। देश की रगों में जो नफरत दौड़ रही है, जो जहर दौड़ रहा है, उसका अगर एक बहुत बड़ा श्रेय किसी को जाना होगा, वो भी मीडिया को जाना होगा। पुलिस हिंसा क्या होती है, पैर दबाया कि मेरी चीख निकल गई, नेक पे एक इंसान को पड़ा था, वैसे सूज गया था, लाल हो गया था, वो दीवार हमारे ऊपर गिर गई। मेरी मम्मी ने शायद जो एक्सपीरियंस किया, उनका तो दुनिया बदला है। एजुकेशन सिस्टम की लो पेइंग जॉब्स को करने के लिए वर्कर्स तैयार हो, जो सरकार से सवाल ना पूछें। नमस्कार। बीते एक महीने में दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी सुर्खियों में रहा। सोनम वांगचुक समेत तमाम जो युवा हैं, तमाम चेहरे हैं, उन्होंने 36 दिनों तक इस आंदोलन को जिंदा रखा और युवाओं के अपार जन समर्थन के बाद सरकार से अपनी मांगे मनवाकर ही दम लिया। इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा हमारे साथ मौजूद है। लाइव हिंदुस्तान पर बहुत बहुत स्वागत है आयसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा वोरा का। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि 36 दिनों का अनशन और उसमें आप 36 दिनों का आंदोलन, उसमें 23 दिनों का आपका अनशन, व्यक्तिगत रूप से आपके लिए वो कैसा एक अनुभव था? और जिस तरह से पुलिस की लाठीचार्ज हुई, फिर पैलेट गन का भी इस्तेमाल होता है, ये तमाम दिक्कतें और दिल्ली की तपती गर्मी में आपका अनशन, ये एक तो व्यक्तिगत रूप से ये आपके लिए अनुभव कैसा रहा और फिर पूरे इस आंदोलन को आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? व्यक्तिगत रूप से तो मैंने शायद कभी नहीं सोचा था कि मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। हम में से जो 6 लोग बैठे थे सोनम वांगचुक के साथ में, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और हम लोग 6 के 6 खाने के बहुत शौकीन हैं। और तो प्रोसेस मुश्किल था। मतलब अब वही है कि इसमें आपके बॉडी के हिसाब से अलग अलग फेजेस आते हैं। हमने तो नहीं किया था कभी भूख हड़ताल, लेकिन हमसे पहले जो हमारे साथी थे आयसा के ही लीडरशिप, उन्होंने जेएनयू में अलग अलग जगहों पे भूख हड़ताल की है। तो उस भूख हड़ताल के अनुभव से, और की नहीं भी है तो जनरेशन ऑफ आयसा एक्टिविस्ट्स को अलग अलग समय पे भूख हड़ताल पे बैठे देखा है। किसी ने 16 दिन, किसी ने 18 दिन बैठे हैं लोग। तो एग्जैक्टली अनुभव क्या होता है और आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, आप उसको कैसे काउंटर करिए, ये सब प्रोसेस मोटा मोटी हमारे साथियों को मालूम था। डॉक्टर्स भी थे जो लगातार आके मिलते थे, बताते थे ये है वो है। तो इवन दो हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं मालूम था कि भूख हड़ताल कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस रहता है, क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, हमारे साथियों को मालूम था। जैसे 5-6-7 दिन के बाद जब आप शुरू करते हैं, उसके 5-6-7 दिन के बाद आप वो पॉइंट हिट करते हैं जब आपका बॉडी सबसे इजीली यूजेबल ग्लूकोज यूज अप कर चुका होता है। उसके बाद वो प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह ब्रेक डाउन करता है ऐसी जगहों से जहाँ पे नहीं होता है ब्रेक डाउन जनरली। तो आई थिंक मेरे लिए वो पांचवें दिन आया था, वो दिन जब मैं वही जो बगल में पब्लिक वॉशरूम है वो यूज़ करके वापस आई। मैं बिस्तर पे बैठी और फिर मुझे लगा कि अब मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। एकदम से ऐसा लगा कि एनर्जी चली गई है मेरी बॉडी से सारी। फिर कुछ ना कुछ करके मैं सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो मुझे लगा कि मुझे बेहतर लग रहा है। मैं बहुत सरप्राइज हुई, क्योंकि कायदे से अगर एक बोतल है जिसमें आपकी ग्लूकोज भरा हुआ है तो वो कम होते जाना चाहिए। तो अगले दिन फिर डॉक्टर्स भी आए, सुबह आते थे और शाम को आते थे। तो उन्होंने हमारा ब्लड शुगर लिया, तो एक शाम पहले से थोड़ा सा बढ़ा भी हुआ था ब्लड शुगर। तो हमने कहा ये कैसे हो रहा है, ब्लड शुगर बढ़ कैसे गया? तो उन्होंने हमें समझाया कि आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाती है एक समय बाद। जब उसे लगता है कि उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो बाकी सोर्सेज से पुल करने लगती है, और इसलिए आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ दिख रहा है, इसलिए आपको एनर्जी भी ज़्यादा महसूस हो रही है। तो ये हुआ। 7वें-8वें दिन हमारे पास एनर्जी वापस आई। फिर कुछ दिनों बाद वो एनर्जी ऐसे प्लेटो कर गई, जब आपके पास, आपकी बॉडी को मालूम है उसके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी पूरी तरीके से गिरी भी नहीं हुई है। उस स्टेज में हम लोग थे।
और उस स्टेज में हम लोग बात कर पा रहे थे, लेकिन उस स्टेज के बाद ऐसा था कि अब आप बात नहीं करेंगे लोगों से। हम लोग ऐसा बहुत हो रहा था, मतलब अलग अलग स्ट्रैटेजीज हमारी टीम ने अपनाई थी कि एक दिन हम लोग सिर्फ फॉरेन मीडिया से बात कर रहे थे, फिर स्टार्टिंग में तो हम सबसे ही बात कर रहे थे, फिर आई थिंक 1-1.5 हफ्ता जब हुआ तो सिर्फ 1 या 2 दिन हमने सिर्फ फॉरेन मीडिया से बात किया। उसके बाद हमने सिर्फ अजीत अंजुम जी हो गए या रवीश ने भेजे थे रिकॉर्ड करने के लिए एक रिपोर्टर को, उन दोनों से हमने सिर्फ बात की पूरे दिन। फिर 1 हफ्ता आखिरी का ऐसा 1 हफ्ता या कह लीजिए 4-5 दिन ऐसे थे जब हमने किसी मीडिया चैनल से बात नहीं की, चाहे कोई भी आया हो। उसी बीच में हम भी आए थे। तो हमने किसी से बात नहीं की और तब हमारी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। आखिरी के 4-5 दिन तो कुछ बोलने में भी इतनी एनर्जी लग रही थी कि हमारे खुद के जो साथी लोग हैं जो हमारा ध्यान रख रहे थे, उनसे भी हम बात नहीं कर रहे थे। अगर हमें वॉशरूम जाना था तो हम बस ऐसे देख रहे थे उनको कि कब वो हमारी तरफ देखेंगे और हम बोलेंगे वॉशरूम जाना है, या हम ऐसे हाथ हिला रहे थे, बोल नहीं रहे थे कुछ, उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए। फिर आसपास के लोग उन्हें बोलते थे, जो लोग हमें देखने आते थे, कि आपको शायद बुला रहे हैं, वो कुछ कह रही हैं। फिर व्हीलचेयर हम लोग सब यूज़ कर रहे थे क्योंकि आखिरी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी बढ़ गई थी जंतर मंतर पे, और एक तरफ तो बहुत प्रॉमिसिंग साइन था कि वाह इतने सारे लोग अफेक्टेड हैं, इतने सारे लोग, और सच में वो लोग आते थे और हमारे पास बैठ करके रोते थे, फूट फूट करके रोते थे कि तुम भूख हड़ताल पे बैठे हो, क्यों बैठे हो, मत बैठो, हमने गलती की है। सच में लोगों ने बोला कि हमने गलती की, भाजपा सरकार को चुना, सालों साल हम लोगों ने यही किया, अपने परिवार को बोला वोट करने के लिए, और अब तुम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हो। एक स्टूडेंट जिन्होंने आत्महत्या की, उनके फादर आके हमें बोलते हैं कि मैंने वोट भी किया, पूरे परिवार से वोट भी करवाया डांट करके भाजपा को, और अब मेरा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा और ये मेरी गलती है। ये सब चीज़ें लोग बोल रहे थे। तो एक तरफ ये चीज़ बहुत इनकरेजिंग भी थी, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक्नॉलेज भी करना लोगों को जब वो आते थे, क्योंकि लोग तो बहुत एक्साइटमेंट में आ रहे हैं, बहुत अफेक्शन के साथ आ रहे हैं, वो आपको बताना चाह रहे हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा है आप बैठे हैं, वो आपको आधा घंटा ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे दुनिया में नाउमीदी उनको लग रही थी हर जगह पे, पर अब उन्हें लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। तो वो बहुत बहुत प्रेम से बताना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारा मन, हमारा बॉडी, हमारा दिमाग सब हमारे खिलाफ विद्रोह पे है, और सब हमें कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं जानना है। तो हम लोग कान में, मैं तो एटलीस्ट हेडफोन लगाती थी बड़े बड़े, और उसमें शर्लॉक होम्स की मैं ऑडियो बुक सुनती थी, ताकि, क्योंकि बहुत शोर होता था और उस शोर से सर दर्द होने लगता है, बॉडी दर्द होने लगती है, और आप बैठे लेटे भी हुए तो माइक चल रहा है, माइक से भाषण लोग दे रहे हैं। एक कविता को मैं हर रोज 2-2 बार सुन रही हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे बैठे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हर रोज 2 बार ये कविता बोली जाती थी। फिर उस ओर, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, हर रोज ये कविता बोली जाती थी। तो हमें भी मतलब हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा मतलब गिव अप करने के स्टेज पे था। तो आखिरी के 4-5 दिनों में तो वो पूरा प्रोसेस रहा। हर वक्त जब हमें कोई कहता था कि हमने गलती की है और फिर कभी नहीं करेंगे ये गलती, हर बार जब हम ये सुनते थे हमें लगता था चलिए ठीक है, एक और दिन बैठ लेंगे, एक और दिन बैठ लेंगे करके। लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत फूल दिए, बहुत पेंटिंग बच्चे बना के आते थे 4-5 साल के, उस पेंटिंग में कुछ नहीं, बस ऐसे 2 गोल होते थे, पर वो बहुत मन से बना के लाते थे कि हम आपके लिए लाए हैं। फूल लेकर आते थे। ये टी शर्ट मुझे दी है कबीर कला मंच, एक कल्चरल ग्रुप है, वो उनके कुछ साथी जेल में भी हैं, ज्योति जगताप बाकी साथी जेल में हैं, उन ग्रुप से ही एसोसिएटेड एक साथी ने ये टी शर्ट महाराष्ट्र से भिजवाई मेरे लिए। और भी बहुत कुछ, मतलब न जाने लोग क्या क्या दे रहे थे। मॉस्किटो रिपेलेंट दे रहे हैं, ओडोमॉस दे रहे हैं, मच्छरदानी दे रहे हैं, लैंप दे रहे हैं पता नहीं क्यों, छाता दे रहे हैं। हमारे पास 500 छाता आ गई, पता नहीं हम उन 500 छाता का क्या करेंगे। बेडशीट्स आ गई हमारे पास कि आप अलग अलग साफ बेडशीट पे आप सोइए वरना बीमार हो जाएंगे।
लोग मास्क दे के जा रहे हैं, पैरासिटामोल का इतना बड़ा गड्डी हमारे पास रखा है। मतलब लोगों से जो बन पड़ा अपना सहयोग हमें दिखाने के लिए सब लोगों ने। मतलब मैं इसे कुछ इस तरह से देखता हूँ कि लोग करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनको समझ नहीं आ पा रहे कि वो क्या करें, तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें। अब परिवार के सपोर्ट की मैं बात करना चाह रहा हूँ। मतलब 23 दिन की भूख हड़ताल, कितने भी सपोर्टिव पेरेंट्स क्यों ना हो, लेकिन इतने दिन तक अपने बच्चे को कोई भी भूखा तो नहीं देख सकता। क्या उनका रिएक्शन था? मेरे तो फैमिली बीजेपी सपोर्टर्स हैं तो सपोर्ट तो हमारा तो बहुत डिसएग्रीमेंट रहता है राजनीतिक इश्यूज पे। जब भूख हड़ताल पे मैं बैठी तो मैंने नहीं बताया था घर पे, क्योंकि वैसे भी वो बरेली में रहते हैं और मुझे लगा था, मुझे पता भी नहीं था 23 दिन चलेगा, क्या किसी को नहीं पता था कितना दिन चलेगा। तो हम बैठे हुए थे। आई थिंक एक हफ्ते के बाद मैं बात तो कर रही थी मम्मी से जब मैं थी भूख हड़ताल पे, भाई से भी, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही थी कि मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। नॉर्मल बातचीत, कैसे हैं, क्या है, सब ठीक है, ये सब। फिर अब ये बहुत बड़ा हो गया और इसमें सब लोग चलाने लगे कि मैं बैठी हूँ, तो मेरी माँ को भी पता चला। तो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और बहुत जम के आधे घंटे गाली सुनाई कि क्यों बैठे हो, क्या होगा, कहाँ है वो बच्चे जिनका पेपर लीक हुआ है, वो तो नहीं बैठे हैं, तुम क्यों बैठे हो। फिर जेएनयू को लेकर के एक बीजेपी सपोर्टिंग कॉमन माइंडसेट जो है, बहुत राजनीति करते हैं, बिना मतलब की करते हैं, वो था। तो वो भी बोला, मम्मी ने ये बोला कि पीएचडी क्यों नहीं कर रही हो, पीएचडी लिखो, ये सब मत करो, ये सब बहुत कुछ हुआ। तो लेकिन तब तक हो चुका था मेरा भूख हड़ताल का 1-1.5 हफ्ता। तो मैंने यही बोला कि अभी मेरे पास इतनी एनर्जी है नहीं कि मैं आपसे बहस करूं, आपको समझाऊं, वरना जनरली ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत लंबा लंबा बात करते हैं। तो मैं उस समय, मेरे पास एनर्जी नहीं थी और मम्मी बहुत अग्रेसिव थी। तो इसलिए मैंने कहा कि यार मम्मी, आप सपोर्ट करने के लिए फ़ोन नहीं कर रही हो तो मत करो, क्योंकि अब मैं भूख हड़ताल पे बैठी हूँ, मैं ये नहीं सुन सकती हूँ पौने घंटे की क्यों मुझे भूख हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए। तो ये बोला। फिर उसके बाद कुछ समय बात नहीं हुई मम्मी से। फिर जब बात भी हुई तो मम्मी ऐसे गालियाँ मैसेज में लिख के भेज रही थी। तो मैंने कहा अब हो नहीं पाएगा मुझसे, तो मैं बहुत बात नहीं कर रही थी फिर उसके बाद मम्मी से। फिर 19 तारीख को जब संसद चलो का कॉल था, उससे एक दिन पहले मेरी मम्मी दिल्ली आई और मैं तो तब वही हमारा 22वां दिन चल रहा था मेरा उस दिन। तो मैं लेटी हुई थी और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ना हमारे आयशा के साथी हमें डिस्टर्ब कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए। पानी पीना है इस चीज़ के लिए पूछ रहे थे, या नींबू पानी बना दें इस चीज़ के लिए पूछ रहे थे, और दे रहे थे और चले जा रहे थे। सबने समझ लिया था इनको बिल्कुल तंग मत करो, या तो ये मर जाएंगे या तो हमें मार देंगे, इतने लोग परेशान हैं करके। तो एक साथी है, अभिज्ञान नाम है, उन्होंने बोला, ऐसे जगाया। तो मैंने उनको ऐसे बहुत ऐसे करके देखा कि क्यों मुझे जगा रहे हो। तो उसने बोला कि एक औरत आई है और वो कह रही है कि वो तुम्हारी माँ है। तो मैंने उसे बहुत गुस्से से देखा कि बकवास है ये, मतलब मेरी माँ क्यों आएगी, और फिर मैं सो गई। फिर वो 1 मिनट बाद फिर घूम के आया। उसने बोला, अभिज्ञान ने, मुझे कि वो इंसिस्ट कर रही हैं कि वो बरेली से हैं और वो तुम्हारी माँ ही है। मैंने कहा अच्छा, तो फिर अब बरेली में तो हैं तो मम्मी को पता है, और किसको पता है, आयशा वालों को पता है, आयशा वाले तो बोलेंगे नहीं। आयशा के ही किसी साथी को वो मिली थी और उन्हीं के साथ वो ढूंढते, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पे, उन्हीं के साथ उन्होंने बोला कि मैं 1-1.5 घंटे से ढूंढ रही हूँ तुमको, अब मिली हो मुझे। जब वो आई तो मैंने बोला कहाँ है, तो अभिज्ञान ने इसे भीड़ में पॉइंट आउट किया, उसको मिली नहीं पहले, फिर पॉइंट आउट किया। मैंने देखा मास्क पहने हुए एक औरत खड़ी है जो कि मेरी माँ है। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर अभिज्ञान ने बोला क्या करना है, तो मैंने बोला आने दो अंदर। तो उसने बोला कि क्या रुकेंगे अभी ये। मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ पे कैसे है, कहाँ है, कब है, तो पूछ लेती हूँ मैं, अगर ज़्यादा कुछ होगा तो फिर ऑफिस भेज देंगे, आराम कर लेंगी। तो वो आई तो उन्होंने गले लगाया और वो मेरी हड्डियाँ ऐसे फील कर रही थी पीठ पे कि कहाँ से निकल रही हैं। और फिर मुझे लगा वो मुझे बहुत गाली सुनाएंगी या बैग से जूस निकालेंगी और मुझे ज़बरदस्ती पिला देंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने फिर वो मेरे पैर दबाने लग गई, जबकि उस पूरे दिन 2-3 लोग मेरे पैर दबा चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि लोग यही करते थे कि वो बात नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, हम पैर दबा देते हैं, तो ऐसा करते थे। तो वो दबा रही थी और उनको अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी वीक हो चुकी हूँ, तो इतनी कस के मम्मी ने पैर दबाया कि मेरी चीख निकल गई कि क्या कर रही हूँ, ऐसे मत करो।
तो फिर मेरी माँ को रियलाइज़ हुआ कि अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर वो आराम से कर रही थी, वो 2-3 घंटे बैठी रही, बस ऐसे ऐसे करके छू रही थी, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर से दबा नहीं सकती हैं। हाथ दबा रही थी, कह रही थी सर दबा दूँ, लेकिन सर में तब तक दर्द नहीं हो रहा था। तो वहीं बैठी रही 2-3 घंटा। फिर रात हुई तो मैंने बोला कि अब आप चले जाओ, आराम कर लो, आप ट्रेन से आई हो। और आमीन जो मेरे साथ भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनकी दीदी भी आई हुई थी। उनकी दीदी तो जितने समय हम बैठे रहे भूख हड़ताल पे, 2-3 दिन छोड़ के हर दिन वो हमारे साथ ही बैठती थी। तो मैंने कहा कि ये भी घर जा रही हैं, ये भी कल आ जाएंगी, आप भी इनके साथ आ जाना, अभी आप आराम कर लो। तो फिर बहुत कन्विंस उनको किया तो वो गई रात में, वरना वो तो कह रही थी कि मैं टेंट में सो जाती हूँ। मैंने कहा टेंट में आप मत सोइए प्लीज, आप चले जाइए, आयशा के लोग सोते हैं यहाँ पे, कुछ भी। तब तक मेरी मम्मी ने देख भी लिया था कि मतलब 4-5 लोग तो इसीलिए हैं कि अगर कुछ भी जरूरत हो, पानी हो, वॉशरूम हो तो ले जाए। उन्होंने देखा 7 लोग वॉशरूम ले जा रहे हैं, व्हीलचेयर 4 लोग धक्का दे रहे हैं, 2 लोग सामने से लोगों को साइड कर रहे हैं कि प्लीज आने दीजिए। पीछे से अगर कोई बाइट लेने के लिए या फोटो लेने के लिए आ रहा है तो 2 साथी ऐसे खड़े हैं कि अभी मत फोटो लो, अभी नहीं है हालत करके। तो वो शायद मम्मी भी रियश्योर्ड थी कि मैं ऐसा क्या ही कर लूंगी जो ये लोग नहीं कर रहे हैं, यंग लोग ऑलरेडी। तो वो चली गई घर। फिर वो अगले सुबह 5:30 बजे आ गई। आई थिंक यही बात चल रही थी ना कि बहुत ज्यादा भीड़ है तो एंट्री नहीं मिलेगी, शायद एक समय के बाद आप आएंगे। तो ये सब उनको भी कन्वे हुआ, क्योंकि आयशा के लोग ही सब कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो वो 5:30 बजे आ गई। तो जब वो आई तो उन्होंने शायद कुछ तो किया, मेरे सर के नीचे या तो तकिया डाली या वहां से निकाली, कुछ किया, तो मैं जग गई और मैंने देखा कि लोग हलचल है। तो मैं खुश हो गई, क्योंकि मुझे पता था उस दिन हमारी भूख हड़ताल टूटेगी। आने वाले थे लोग, शबाना आजमी, प्रकाश राज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोज झा, राजा राम सिंह। तो मुझे लगा अच्छा कुछ खाने का समय हो गया है क्या। फिर मैं बैठ गई उठ के, लेकिन मैंने देखा कि कुछ माहौल बना नहीं हुआ है। तो मैंने पूछा कि क्या टाइम हुआ है, उन्होंने बोला 5:30। मैंने कहा अरे यार, फिर से सो गई कि मुझे तब उठाना जब भूख हड़ताल टूटनी होगी। फिर पर मैंने ये देखा कि जब मैं 5:30 बजे उठी तो हमारे बिस्तर के चारों ओर ऐसे गोला बना करके सब आयशा के लोग, कम से कम 40-50 लोग सो रहे हैं एक दूसरे, किसी के टांग पे पैर है, किसी का कंधे पे पैर है, लोग ऐसे सो रहे हैं। और मेरी मम्मी साइड में कुर्सी पे बैठी हुई हैं और ऐसे देख रही हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग। और मैं ऑफ कोर्स मैं बात नहीं कर पा रही थी, तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर रही थी कि मम्मी क्या सोच रही होंगी, कि मतलब जिन लोगों से उनको इतना डिसएग्रीमेंट है कि ये लोग क्यों करते हैं राजनीति, क्या मतलब है, ये लोग फालतू लोग हैं। उन लोगों को मेरी माँ देख रही है कि वो लोग, नीचे सिर्फ कारपेट बिछा हुआ था, हम लोग तो ऊपर बिस्तर पे सो रहे थे, फट्टा था वो बिस्तर क्या था, बट ठीक है, पर बाकी लोग नीचे सो रहे थे। तो वो उनको बहुत ऐसे देख रही थी। तो मैं वही मन में सोच रही थी कि वही सोच रही होगी कि इनको मैं इतना गाली देती हूँ और ये लोग आज बैठे हुए हैं कि मेरी बेटी को कोई उठा के ना ले जाए पुलिस वाले, पानी उसको मिले, वॉशरूम जाना है तो 4 लोग मिले। तो बस मम्मी देख रही थी शायद ये सब। मेरी मम्मी ने शायद जो एक्सपीरियंस किया उनका तो दुनिया बदला है। और अगले दिन फिर जब संसद चलो का कॉल था तो मेरी मम्मी टेंट पे ही थी। हम लोग का भूख हड़ताल टूटा था तो हम कहीं जाने की स्थिति में तो नहीं थे, और लाठी खाने की स्थिति में तो और नहीं थे, शायद ऊपर ही पहुंच जाते अगर ऐसा होता। तो हम अपने टेंट पे ही थे, हमारे साथ 3 डॉक्टर्स भी थे और कुछ आयशा के 2-3 लोग थे, बाकी सब लोग गए हुए थे, प्रोटेस्ट में गए हुए थे। तो वहाँ पे जंतर मंतर पे आवाज आ रही थी, टीयर गैस शेल्स जब फायर होते हैं तो आवाज आती है। तो जैसे ही वो फायर हुए, 5 या 6 एक साथ फायर हुए, पहला जो फायरिंग हुआ, और मेरी मम्मी एकदम ऐसे चुप हो गई। जो मम्मी, सब चुप हो गए ऑफ कोर्स, पर मेरी मम्मी भी ऐसे चुप हो गई कि ये क्या हुआ। फिर मेरी मम्मी ने अपने साइड वाले एक पुराने आयशा के थोड़े सीनियर साथी से पूछा कि ये क्या हुआ, तो उन्हें बताया गया कि ये तो टीयर गैस शेल्स फायर हो रहे हैं। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा। फिर मेरी मम्मी ने देखा कि 3-3, 4-4 करके हमारे टेंट पे आयशा के भी साथी और जो आयशा के नहीं भी लोग हैं, आम प्रोटेस्टर्स हैं, वो आ रहे थे, क्योंकि हमारे टेंट पे हम लोगों ने मेडिकल सप्लाईज रखे थे और डॉक्टर्स थे। तो उन सबको मरहम पट्टी करते हुए देखा मेरी माँ ने। एक इंसान को फ्रैक्चर हुआ, उसको एक स्लिंग भी लगाया डॉक्टर ने। मतलब उस वक्त तो वो नहीं जा पा रहे थे हॉस्पिटल क्योंकि सब बंद था, तो जितना लगा सकते थे डॉक्टर फोल्ड करके एक गत्ते को, वो उन्होंने लगाया। वो देखा मेरी माँ ने। नेक पे एक इंसान को पड़ा था, ऐसा सूज गया था, लाल हो गया था वो मेरी माँ ने देखा। 2-3-4 ऐसा कुछ देखा मम्मी ने। फिर जब और लड़कियां आई जिनका पैर ऐसे मतलब खुल गया था, उनका स्किन थोड़ा सा, वो मम्मी ने देखा।
तो उसमें मम्मी ने मदद की डॉक्टर्स की कि मैं क्या करूं, कैसे क्या कर दूं। फिर तो मेरी माँ ने देखा, बराबर मेरी माँ ने देखा उस दिन कि पुलिस हिंसा क्या होती है, और शायद वो पहले सोचती होंगी कि ये लोग ही कुछ करते हैं, उपद्रवी लोग होते हैं, और पुलिस तो कहाँ ही करती है। उस दिन मेरी माँ ने देखा कि पुलिस हिंसा क्या होती है। और फिर जब जंतर मंतर की तरफ, जंतर मंतर के अंदर टीयर गैस शेल्स फायर हुए और लाठीचार्ज हुआ, तो हमें 2-3 जर्नलिस्ट का फोन आ गया। उन्होंने 15-20 मिनट पहले हमें बोल दिया कि पुलिस जंतर मंतर आ रही है और तुम लोग को उठाने आ रही है। उन्होंने तो मुझे फोन करके बोला तुम्हें उठाने आ रही है। तो हमें 15-20 मिनट पहले पता चल गया कि अंदर भी आएगी पुलिस जंतर मंतर पे। और जब हमें फोन पे पता चला, उसके 5-10 मिनट बाद एक एंट्रेंस बंद कर दी पुलिस ने, और वहां पे बहुत बड़ी संख्या पुलिस की खड़ी हो गई, और ये बात हमको अश्योर्ड हो गया कि हाँ ये लोग करेंगे करके। तो उसी समय सीनियर साथियों के साथ मम्मी को यही बोला कि आपका टिकट भी उस समय ही हमने बुक करवाया, और मम्मी को बोला कि आप चले जाइए वरना आपका मिस हो जाएगा ट्रेन। तो मम्मी गई, और मम्मी को गए हुए आई थिंक 5-10 मिनट हुए हैं जब हमारे टेंट के पास टीयर गैस शेल्स आए, और एक बटालियन RAF पुलिस पर्सनल सबका मिला करके लाठीचार्ज करते हुए घुसा अंदर, और वो हमारे ही टेंट की तरफ घुस रहे थे। इस वजह से मतलब वो ऐसे करके एक डायरेक्शन था उस टुकड़ी का, सिक्योरिटी पर्सनल के यूनिट का, तो लोग भाग रहे थे हमारे उसकी तरफ से। अब उनको नहीं मालूम है, आपने फोर्स किया एक स्टैम्पीड, दोनों तरफ से एग्जिट आपने बंद कर दिया है, और आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे लोग? कहीं नहीं जा सकते हैं। लोग दीवार पे चढ़ गए, जहाँ पे आयशा का स्टॉल था तो पीछे एक दीवार थी JDO ऑफिस के, वहाँ पे लोग उस पे चढ़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। वो दीवार हमारे ऊपर गिर गई, उसके ऊपर जो रॉड लगा हुआ था मेटल का उसके समेत हमारे ऊपर गिर गई। वो तो वहाँ पे किसी को चोट नहीं आई उस वक्त, लेकिन क्योंकि वो गिरी तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा बेड पे, तो बेड टेढ़ा हो गया, तो 2 लोग गिर गए। एक का तो ये घुटना ऐसे टेढ़ा हो गया तो वो गिर गई, जमीन पे गिर गई, उनको मोच आ गई थी, बाद में पता चला। आमीन जो मेरे साथ भूख हड़ताल पे बैठे थे, जब दीवार गिरी, दीवार का एक टुकड़ा उनके सर पे लग गया, तो वो हुआ। फिर हमें तो JDO का गेट पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि लोग को वही एक रास्ता मिला, तो लोगों ने वहाँ पे प्रेशर डाला होगा, वो खुल गया, पूरा टूट गया। और वहाँ से हम लोग निकल करके लोगों की सहायता लेकर के, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है रास्ते में, कोई रास्ता भी नहीं है प्रॉपर, आम जनता, और आम जनता हमें रिकग्नाइज कर रही थी, हमारा कपड़ा से या शक्ल से रिकग्नाइज कर रही थी कि हम लोग कौन है, हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए लोग हैं। और लोग खुद रास्ता बना रहे थे। हमें तीनों साथियों को, 2-2 साथियों ने कंधे पे सहारा लेकर के हम निकल रहे थे, और आगे जो लोग चल रहे थे वो साफ कर रहे थे रोड हमारे लिए कि आने दो आने दो। तो हम लोग पता नहीं कौन से लोगों के घर के थ्रू, गली के थ्रू निकल करके बाहर वेस्टर्न कोर्ट वाले साइड आए। वहाँ पे हम चल रहे थे, सोच रहे थे ऑटो कुछ मिल जाए तो हमें हॉस्पिटल में भर्ती करवा लें। पहले हम वेट कर रहे थे कि ये सब भीड़ थोड़ा छटेगी तो एम्बुलेंस में हम जाएंगे, लेकिन लाठीचार्ज के बाद तो ये सब ऑप्शन चला गया, तो हम ऑटो ढूंढ रहे थे। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे वेस्टर्न कोर्ट की तरफ, वहाँ पे हमसे आई थिंक 30-40 मीटर दूर फिर से उन्होंने टीयर गैस शेल्स छोड़े, और वहाँ पे भी पुलिस का एक टुकड़ी खड़ी हुई थी कि आप इस तरफ आएंगे तो लाठीचार्ज होगा। तो हम उस तरफ जा रहे थे, फिर टीयर गैस शेल्स छोड़ा तो फिर हम इस तरफ आए। फिर एक आम नागरिक ने हमें अपनी गाड़ी में बिठाया, और वो हमें बोले कि कहाँ जाना है। तो हमने बोला कि अब अस्पताल जाने का तो हमें पता नहीं, हमें पता चल रहा था कि RML, LHMC, इन सब जगहों पे जो इंजर्ड लोग आ रहे हैं उनको प्रिलिमिनरी बेसिक फर्स्ट एड देकर के वापस भेज रहे हैं, ताकि बहुत मीडिया को ना पता चले, लोग जमा ना हो जाए। तो हमारे साथ जो डॉक्टर्स कांटेक्ट में थे, जो रोज़ हमारा खून ले रहे थे, चेक कर रहे थे, हमने उनको बोला कि आप इधर ऑफिस ही आ जाइए। तो इधर ऑफिस आए हुए थे वो डॉक्टर्स, तो फिर हम उनकी गाड़ी में बैठ करके इधर ऑफिस आए। फिर यहाँ पे उन्होंने हमारा चेक किया, थोड़ा ORS वगैरह ये सब कुछ पिलाया, सूप पिलाया, ये सब देखा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा। फिर धर्मेंद्र प्रधान का जिस दिन इस्तीफा आया, रात में मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और बोला कि सब लोग कैसे हैं। तो मैंने बोला कि अब तो ठीक है। तो मम्मी ने बोला कि सबको बधाई दे देना। तो मैंने कहा ये भी सही है कि सबके माँ बाप बदल रहे हैं, हमारे भी माँ बाप बदले।
मैं पेपर लीक पे मैं आना चाहता हूँ। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ देखो मतलब देश के लगभग हर एक राज्य में यही स्थिति है, और 1-2 पेपर की तो बात नहीं है, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कानून बन रहे हैं राज्यों में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अभी मोदी सरकार ने भी है वो एंटी पेपर लीक बिल लेकर के आई है। 10 करोड़ का जुर्माना, 10 लाख, पता नहीं क्या-क्या सारी चीज़ें उसमें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे देश भर में यही स्थिति है, आखिर सिस्टम में खामी कहाँ है आपके हिसाब से? क्योंकि आप एक पीएचडी स्कॉलर हैं, पढ़े-लिखे महिला हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ। सिस्टम, वो समय गया जब हम पूछें कि सिस्टम में खामी कहाँ है, क्योंकि एक नया सिस्टम उसकी जगह पे इरेक्ट हो चुका है, और वो सिस्टम इसीलिए इरेक्ट हुआ है ताकि वो पेपर लीक माफिया का एक फ्रंट के रूप में काम कर पाए। जैसे, और मैं एकदम उदाहरण देके बोलूंगी, तथ्य के साथ बोलूंगी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 17-18 में एनटीए आता है। एनटीए के आने से पहले देश के अलग अलग कोनों में प्रोटेस्ट्स चल रहे होते हैं, आत्महत्याएं छात्र कर रहे होते हैं इस चीज के खिलाफ कि एग्जामिनेशंस को आप सेंट्रलाइज मत करिए, एक एग्जाम पूरे देश के लिए मत करवाइए। क्योंकि पहली बात, देश भर में जो पढ़ाई होती है उसमें सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं है या आईसीएसई बोर्ड नहीं है, बहुत सारे सरकारी बोर्ड्स हैं, स्टेट के बोर्ड्स हैं, स्टेट के बोर्ड्स हैं, और उसमें जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मार्जिनलाइज हाशिए के तबके से आते हैं, वो compete नहीं कर पाते हैं आईसीएसई सीबीएसई के स्टूडेंट्स के साथ में। और आप जिस कल्पना को लेकर के ये एग्जाम्स को सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उसमें सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, बिहार बोर्ड, कर्नाटका बोर्ड, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स उनकी कल्पना में नहीं है। और इसको लेकर के एक बहुत प्रोटेस्ट, बहुत आउटरीच था लोगों के दिमाग में। तमिलनाडु की सरकार ने तो ऑफिशियली ये बात बोली थी कि आप हमें करवाने दीजिए, आप अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स को क्यों नहीं करवाने दे रहे हैं एग्जामिनेशंस मेडिकल एंट्रेंस के लिए, आप करवाने दीजिए। बाकी और जगहों पे इस चीज़ की बात थी कि फेडरलिज्म को अगर अपहोल्ड करना है तो मेडिकल जैसे एग्जामिनेशंस डिसेंट्रलाइज रूप से करवाए जाएं। और इवन एकेडमिशियंस, प्रोफेसर्स में लंबे समय से जो पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, जिन्होंने विश्वविद्यालयों के स्ट्रक्चर्स इस्टेब्लिश किए हैं, यूजीसी में काम किया है, जिन लोगों ने अलग अलग समय पे एजुकेशन के जो कमीशंस बने हैं उसमें जो हस्तक्षेप रहे हैं, उसमें वो लोग रहे हैं शामिल। तो ये तमाम लोगों का यही एक आर्ग्यूमेंट था कि एग्जाम्स आप डिसेंट्रलाइज रूप से करवाइए। लेकिन इन तमाम समझदारियों को बुलडोज करते हुए ना सिर्फ मेडिकल एंट्रेंस को बल्कि सारे एग्जामिनेशंस को सेंट्रलाइज कर दिया गया और एनटीए के हाथ में सौंप दिया गया। कौन है एनटीए? एनटीए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत में रजिस्टर्ड है। वो एक सोसाइटी है, वो कोई स्टैट्यूटरी बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी हुई बॉडी नहीं है, जिसका ये मतलब है कि वो जवाबदेह नहीं है। एनटीए जब कोई एग्जाम करवाता है आज भी, तो वो दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट एंटिटीज को टेंडर देता है, और ये प्राइवेट एंटिटीज जोड़ तोड़ करके हर एग्जाम करवाती हैं। क्वेश्चन पेपर कोई और एजेंसी सेट करती है, ट्रांसलेट कहीं और होता है, पेपर कोई और प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट कोई और प्रोवाइड करता है, सेंटर्स कौन नियुक्त करेगा, क्या होगा, वो कोई और देखता है। तो बेसिकली हर एग्जामिनेशन करवाने के लिए इनके पास कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। 2 दर्जन से कम स्टाफ है इनके पास परमानेंट, जो इस वक्त देश भर में 2 से 3 करोड़ छात्रों के लिए एग्जामिनेशन करवाता है। आप बिलीव करेंगे? और बाकी सारा एडहॉक बेसिस पे ये सब हो रहा है। अब ये जनरल चीजें हैं जो दिक्कत है। स्पेसिफिक्स क्या है? ये पेपर लीक हुआ 2026 में। इसमें जिन लोगों का नाम सामने आया, पीवी कुलकर्णी, मनीषा मंघारे जैसे लोग, ये सब लोग एनटीए के स्पेशलिस्ट पैनल का हिस्सा थे। एनटीए ने खुद इन्हें क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए, क्वेश्चन पेपर ट्रांसलेट करने के लिए नियुक्त किया था, और इन लोगों ने एनटीए के अंदर से पेपर लीक किया है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है कि एनटीए के अंदर से पेपर लीक हो रहा है। इससे पहले भी 2024 में और उससे पहले भी जो पेपर लीक्स की खबरें सामने आई हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि जो पेपर लीक्स हो रहे हैं वो एनटीए के अंदर से हो रहे हैं। ये एक कनेक्शन एनटीए का। दूसरा, इन लोगों का क्या कनेक्शन है? जो नाम सामने आया, चाहे वो दिनेश बिवाल हो या मनीषा मंघारे हो, कौन है ये लोग?
भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोग हैं, उसके ऑफिस बेयरर्स रहे हैं अलग अलग समय पे। मनीषा मंघारे मॉडर्न कॉलेज पुणे में पढ़ाती हैं। मॉडर्न कॉलेज पुणे मिलिंद एकबोटे और उनके भाई, जो कि दोनों आरएसएस के अफिलिएटेड लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं और मामूली लोग नहीं हैं, आरएसएस के बड़े फंक्शनरीज और सेंट्रल फंक्शनरीज में से हैं वो लोग दोनों। उनका कॉलेज है वो। 2024 में जब पेपर लीक हुआ था, जय जालाराम ट्रस्ट के नाम से एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन के उभरा था। जय जालाराम ट्रस्ट आरएसएस और भाजपा को फंडिंग करता है। जय जालाराम के खुद के आप सेंटर पे जाएंगे जहाँ से पेपर लीक होता है, मैसिव पेपर लीक होता है 2024 में, आपको वहाँ पे भाजपा के नेताओं के साथ में फोटो खिंचाए हुए जय जालाराम ट्रस्ट के डायरेक्टर्स, ट्रस्टीज वगैरह के फोटो दिख जाएंगे। हर चुनाव में फंडिंग करते हैं वो बीजेपी का। तो एक तो आपने एनटीए में भर भर करके अपने लोग भेजे, वो लोग जो आपसे राजनीतिक रूप से इत्तेफाक रखते हैं, आपने उन लोगों को एनटीए के स्पेशलिस्ट पैनल्स में भर दिया। फिर इससे क्या हुआ? इससे दो चीजें हुई। एक तो आपके लोग इंटरनल सिस्टम के अंदर पहुंच गए और दूसरा उनको एक्सेस मिल गया क्वेश्चन पेपर्स का। अब वो बिना रुके बिना डरे पेपर लीक करवा रहे हैं। तो एनटीए, तो मैं ये भी नहीं कहती हूँ, जब कोई पूछता है, हम लोग ये कभी नहीं कहते हैं कि एनटीए एज अ सिस्टम फेल कर रहा है। एनटीए फेल बिल्कुल नहीं कर रहा है। एनटीए को जिस काम के लिए खड़ा किया गया, जिस काम के लिए स्थापित किया गया, एनटीए वो काम बखूबी कर रहा है। एनटीए को स्थापित किया गया ताकि पेपर लीक्स को सिस्टमेटाइज कर दिया जा सके। एनटीए वो काम बखूबी कर रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोगों को भर भर करके एनटीए के स्पेशलिस्ट पैनल्स में लिया जा रहा है और उन स्पेशलिस्ट पैनल से भाजपा और आरएसएस के लोग पेपर लीक करवा रहे हैं। दूसरा, एनटीए का जो काम था वो क्या था? वो ये था कि सरकार की तरफ, सरकार के ऊपर जो भी अकाउंटेबिलिटी पहले आया करती थी, उस अकाउंटेबिलिटी को आपने ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि भाई सरकार तो एग्जाम्स करवाती नहीं है, एनटीए करवाता है। और एनटीए कौन है? एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत बना हुआ बॉडी है। तो दोनों काम करने के लिए, जिस चीज के लिए एनटीए को स्थापित किया था, एनटीए वो काम कर रहा है, धड़ल्ले से कर रहा है। और एनटीए को ध्वस्त किए बिना अगर सरकार ये सोचती है कि वो स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना लेगी और किसी भी तरीके का एंटी पेपर लीक बिल ला करके वो हमारे आंखों में धूल झोंक देगी कि भाई हमने तो पेपर लीक रोकने की पूरा प्रयास किया है, कोई मतलब नहीं है। आप एक हार्ट अटैक को एक बैंडेड लगा करके नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए आप जब तक एनटीए को ध्वस्त नहीं करेंगे, आप पेपर लीक के बड़े तंत्र को एक टूथलेस सा एक्ट ला करके नहीं रोक सकते हैं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है पेपर लीक के पूरे प्रोसेस का, वो है एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैं पहले कह रही थी कि एग्जामिनेशंस के सेंट्रलाइजेशन के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश के अलग अलग कोनों में चल रहा था। आपने उसको बुलडोज करते हुए आप एनईपी लेकर के आए, जिसके तहत ना सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल का एंट्रेंस आप लोगों ने सेंट्रलाइज कर दिया, बीए और एमए का जो एग्जाम होता था आपने वो सेंट्रलाइज कर दिया। पहले डीयू अपना एग्जाम अलग कराता था, जेएनयू अलग करवाता था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, बीएचयू, एचसीयू सब अपना एग्जाम अलग करवाते थे। आपने सबको हटा करके एनटीए जैसी निकम्मी ऑर्गेनाइजेशन को ये सब एग्जामिनेशंस करवाने की जिम्मेदारी दे दी। आपने पीएचडी में एंट्रेंस के लिए, एडमिशंस के लिए सेम प्रोसेस अपना लिया। आपने हर एग्जामिनेशन करवाने का जिम्मेदारी एनटीए जैसी निकम्मी संस्था को दे दिया और ये सेंट्रलाइजेशन एनईपी के थ्रू हुआ है। ये पुश जो बार बार बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होगा एजुकेशन, क्या टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होगा? वो एग्जामिनेशंस जो रिटन में होते थे, लिखित में करवाए जाते थे, पेपर लीक का संख्या कम होता था, आपने सीबीटी में करवा दिया है। सीबीटी कौन करवाता है? प्राइवेट जो सेंटर्स होते हैं वो करवाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस अपने आप में सेंटर्स दे देते हैं कि हम करवाएंगे। बड़े बड़े सेंटर्स स्थापित हो रहे हैं एनटीए की तरफ से, जिसका इतना बड़ा कैपेसिटी है और जहाँ पे इतना बुरा व्यवस्था है कंप्यूटर सिस्टम्स, इन तमाम चीज़ों का, कि हर एग्जाम में, हर साल हर एग्जाम में शटडाउन का, टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स का, ये सब इंफॉर्मेशन सामने आता है। ये सब भी एनईपी ने सिस्टमेटाइज किया है। तो आप एक एंटी पेपर लीक बिल लेकर आए हैं ताकि आप कुछ ना करते हुए
बहुत कुछ करते हुए प्रतीत हो। उसमें जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का पूरा प्रावधान है, अगर सब कुछ सही चलता है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का जो उन्होंने टाइमलाइन बनाया है, तो 11 से 12 महीने लगेगा पेपर लीक के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। 11 से 12 महीने में ना एक एडमिशन साइकिल से दूसरा एडमिशन साइकिल आ जाता है। आप स्टूडेंट्स का एक पूरा साल खराब कर देंगे। जो वहां पे बात हो रही है टास्क फोर्स की, कौन नियुक्त करेगा टास्क फोर्स? कहाँ से आएगा टास्क फोर्स? क्या गाइडलाइंस हैं उन लोगों के लिए जो उन टास्क फोर्स में मेंबर्स को नियुक्त करेंगे, पहली बात, और दूसरा जो नियुक्त होंगे उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं? साफ सीधी बात है, टास्क फोर्स के माध्यम से आप मनमानी भर्तियां करना चाहते हैं टास्क फोर्स के अंदर, वो लोग जाएंगे जो सरकार के करीब हैं। उस टास्क फोर्स में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है जो लोग एजुकेशन सेक्टर में कभी काम किए हैं या एजुकेशन व्यवस्था को ठीक से समझते हैं। आपने एक सीरियस एजुकेशनल प्रॉब्लम और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम को एक ब्यूरोक्रेटिक ढंग से सॉल्व करने की कोशिश की है। प्रोसीजर लंबा बना देने से क्या डेटर हो जाता है पेपर लीक? आपने लिख दिया है कि कहीं पे जहाँ पे 3 साल की सजा थी 5 साल कर दी है, 1 करोड़ का जुर्माना को आपने 3 करोड़ का जुर्माना कर दिया है। डिग्री ऑफ प्यूनिटिव एक्शन को बढ़ाने से क्या पेपर लीक रुक जाएगा? ये जो एक्ट है जिसको अमेंड किया जा रहा है अभी, ये तो पिछले 2 साल से इन फोर्स है। क्या पेपर लीक रुक गया? इस साल पेपर लीक क्या इस जो पहले लॉ एग्जिस्ट कर रहा था उससे रुक पाया? नहीं रुक पाया। जिसका ये मतलब है, कतई साफ सीधा मतलब है कि प्यूनिटिव एक्शन बढ़ा लेने से कोई पेपर लीक नहीं रुक जाता है। ये बेवकूफ बनाने वाली बात है स्टूडेंट्स को, छात्रों को। इसलिए जो ये बिल लेकर के आ रहे हैं, इट इज अ वे ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग एंड एस्केपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइल टेलिंग पीपल कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आपको सही मायने में पेपर लीक रोकना था, आपको एनईपी को रोल बैक करना था, एनटीए को ध्वस्त करना था, और जो अकाउंटेबिलिटी आपको होल्ड करनी है वो हाईएस्ट ऑफिस पे होल्ड करनी है। एजुकेशन मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी है, एनटीए की डीजी की अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी है। जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो प्रिजाइड करते हैं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम पे, जब तक आप उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तो लो लेवल ऑफिशियल्स को ट्रांसफर कर देना, सेक्रेटरीज बदल देना, इससे कोई पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। राहुल गांधी के साथ आपकी मुलाकात रही, वो कैसी रही, और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन आपको उनमें क्या दिखता है? हमारी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी यही देश भर में जो स्टूडेंट मूवमेंट्स चल रहे हैं, और 20 तारीख के हिंसा के बाद जो अपोजिशन ने भी उनको उठाया है, पार्लियामेंट में उठाया है, या प्रोटेस्ट अलग अलग चल रहे थे, उस पर ही बातचीत करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स ओवरऑल हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो एक डिफरिंग गोल हो गया है। पहले एजुकेशन सिस्टम का गोल होता था कि थिंकिंग, क्रिएटिव, इमेजिनेटिव इंडिविजुअल्स, क्यूरियस इंडिविजुअल्स को इनकरेज करना, उन्हें अपने जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, हमारा हिस्ट्री से, जिस समाज में हम रहते हैं उससे, फिजिकल वर्ल्ड से क्या रिश्ता है, वो रिश्ता तलाशना, अपना दुनिया में एक जगह तलाशना। चाहे आप वो फिजिक्स के माध्यम से करें, बायोलॉजी के माध्यम से करें, सोशल साइंसेस के माध्यम से करें, अपनी इस दुनिया में एक जगह ढूंढने की भाषा तलाशना, व्यक्त करने की भाषा तलाशना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पाना, ये हमारी एजुकेशन सिस्टम का मकसद था, होना चाहिए। अब वो मकसद नहीं है। एजुकेशन सिस्टम ये पर्पस सर्व कर रहा है कि लो पेइंग जॉब्स को करने के लिए वर्कर्स तैयार हों जो सरकार से सवाल ना पूछें, यस सर यस मैम बोले। एक ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से साइंटिफिक रीजन और क्रिटिकल थिंकिंग से हाथ धो बैठी है, जिसका प्राइम मिनिस्टर से लेकर के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हो गए या अन्य राज्यों के चीफ मिनिस्टर हो गए, उनकी अगर आप बात सुन लीजिए तो शर्म आ जाती है। आप हायर एजुकेशन का अगर हिस्सा हैं कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि इतनी अनसाइंटिफिक, इतनी सुपरस्टिशियस और इनफैक्ट एंटी साइंस बात, अनसाइंटिफिक में क्या बोलूँ, एंटी साइंस बात वो करते हैं, जिसमें वो समाज के तमाम साइंटिफिक एडवांसमेंट्स को नकारते हुए अपना बेमतलब का ज्ञान जनता के ऊपर थोपते हैं। वैसे ही अंधविश्वास से इतना घिरा हुआ है हमारा देश, रूढ़ियों से इतना घिरा हुआ है हमारा देश कि एजुकेशन और लिटरेसी की इतनी डायर नीड है। ऐसे देश में हमारे जनप्रतिनिधि साइंटिफिक रीजनिंग को झुकलाते हुए, डॉक्टर एडवाइस को झुकलाते हुए, साइंटिस्ट्स के एडवाइस को झुकलाते हुए
सिर्फ सुपरस्टिशन और बिना मतलब का अंधविश्वास को पेडल करते हैं, इस चीज को, ये चीज जो हम कहते हैं ना कि अब ये जो कहानी है कि राजा वस्त्र बिना कपड़े पहने बाजार में निकल पड़ता है और एक से बढ़ के एक चाटुकार उसके सामने है जो कहते हैं वाह वाह आपकी पोशाक कितनी सुंदर है, मखमल का कपड़ा कितना सुंदर लग रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम का ये काम था कि वो इन चाटुकारों की भीड़ में ऐसे लोगों को पैदा करे जो बोले कि क्या बात कर रहे हो, राजा तो नंगा घूम रहा है। तो ये ना हो, क्योंकि आज के समय में सबको पता है कि इस देश में राज करने वाले लोग किस तरीके से आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली नेकेड हैं सबके सामने, और घिरे हुए हैं ऐसे लोगों से जो उनकी तारीफ पे तारीफ करते हैं, जिनको प्रमोशंस या प्रोफेसर की नौकरियां या सरकारी भर्तियां मिलती ही अपने पॉलिटिकल अफिलिएशंस के बेसिस पे है। कोई एक्सपीरियंस, कोई एग्जामिनेशन क्लियर करके नहीं मिलता है, सब करप्शन के बेसिस पे मिलता है। ऐसे दौर में एजुकेशन में अगर ऐसे लोग होते रहेंगे, ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे जो राजा को नंगा बोलते रहेंगे, राजा के वस्त्रहीन होने पे बार बार सवाल उठाते रहेंगे पब्लिक में, तो बहुत खतरा है तानाशाहों को। तो तानाशाहों की तानाशाही बनी रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के नौजवान और छात्र इसी तरीके से अनसाइंटिफिक बने रहें, अनसाइंटिफिक बातों में मानते रहें, क्रिटिकल थिंकिंग ना समझें, और यस सर यस मैम करने वाली जमात ये लोग तैयार करना चाहते हैं। आपके फेवरेट टॉपिक पे मैं आता हूँ। गोदी मीडिया का जो वो है वो इस दौरान बहुत ज्यादा देखने को मिला। न सिर्फ प्रदर्शनकारी बल्कि इस देश का एक बहुत बड़े तबके में युवा जो है वो मीडिया और खास तौर पर टीवी मीडिया से बहुत ज्यादा नाराज दिखा है। किसे मतलब क्या आपका इस पर क्या टेक है? नहीं, मैं तो मानती हूँ कि इस देश की रगों में जो नफरत दौड़ रही है, जो जहर दौड़ रहा है, उसका अगर एक बहुत बड़ा श्रेय किसी को जाना होगा तो वो गोदी मीडिया को जाना होगा। और ये चीज़ अब कोई सीक्रेट बात नहीं रह गई है। ये जो प्रदर्शन भी हुए, उन प्रदर्शनों में जिस तरीके से गोदी मीडिया ने आके इंटरवीन करने की कोशिश की, झूठ फैलाने की कोशिश की, वायलेंस करने की कोशिश की, उन तमाम कोशिशों को नाकामयाब किया गया आम प्रदर्शनकारियों द्वारा, ये भी एक सच है। और जहाँ मतलब हम ये मानते हैं कि इन चैनलों से, गोदी मीडिया के चैनलों से भी जुड़े हुए कुछ बहुत ऑनेस्ट ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं जिनके साथ बदतमीजी हुई, जिसके साथ हम खड़े नहीं होते हैं। इस तरीके की बदतमीजी या हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, तो हम एक बेहतर राजनीति की भी बात कर रहे हैं। ये जो मॉब मेंटालिटी है कि आपसे अगर कोई डिसएग्री करता है तो उसके साथ हिंसा हो जाए या उसके साथ आपका डिसएग्रीमेंट हिंसा के रूप में निकले, इसको सपोर्ट कोई भी सोचने समझने वाले जनरेशन नहीं कर सकती है। तो जहाँ पे ऑनेस्ट रिपोर्टर्स के साथ में वायलेंस हुआ है, हम उसको सपोर्ट ऑफ कोर्स नहीं करते हैं, और हम ये भी नहीं एडवोकेट करेंगे कि हिंसा हो। लेकिन ये जो नफरत देश में फैलाई गई है इस सरकार द्वारा, बीजेपी आरएसएस द्वारा, उस नफरत को सिस्टमैटिक रूप से हर रोज सुबह से लेकर शाम तक हमारे ड्राइंग रूम्स तक पहुंचाने का काम, हम लोगों के मोबाइल स्क्रीन्स तक पहुंचाने का काम गोदी मीडिया ने किया है। और इस नफरत के लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा, हम कभी नहीं माफ करेंगे। एक एक इंसान का चेहरा हमको याद रहेगा कि आपने किस तरीके से वो नफरत जो पॉलिटिशियंस ने अपने स्पीचेस में दोहराई, जो पार्लियामेंट से दोहराई, आपने उस चीज को आम बना दिया हमारे टीवी स्क्रीन्स पे चिल्ला चिल्ला करके। सच को आपने झूठ बना दिया, झूठ को बार बार सच कहा। लोगों के, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो सिर्फ लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे, आम जनता के लिए लड़ रहे थे, आपने उन लोगों के लिए सड़क पे चलना मुश्किल कर दिया। उन लोगों का पब्लिक ट्रायल आप लोगों ने अपने पब्लिक स्क्रीन्स पे किया, और तमाम कानून व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए, जब एक तरफ उनका ट्रायल नहीं चल रहा है, पब्लिक ट्रायल नहीं चल रहा है, सॉरी मान लीजिए कोर्ट्स में उनका ट्रायल नहीं चल रहा है, आपके टीवी स्क्रीन्स में आपने उनका ट्रायल भी कर दिया, उनको पनिशमेंट भी आपने डिक्लेयर कर दिया है, और पूरे समाज के सामने आपने उनको दोषी करार दे दिया है। इस चीज़ के लिए आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा।